वेलकम बैक टू आईवी ऑनलाइन। सॉरी मैं हम लोग थोड़े 27 मिनट लेट हो गए ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, बट आई होप अब ये टेक्निकल इश्यूज नहीं आएंगे। वर्कशॉप डे 2, रूल्स ऑफ आईएसटी से स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर जो है वो आईएसटी है। ठीक है, पहले कुछ बेसिक बेसिक रूल्स कर लेते हैं। देखो बेटा, आईएसटी है क्या? इनहेरिटेंस टैक्स। आप जिंदगी में दो तरीकों से गिफ्ट देते हो। एक, आप कैलकुलेशन करोगे लाइफ टाइम गिफ्ट कैलकुलेशन, मींस जब आप जिंदगी में गिफ्ट दे रहे होगे तब आपको आईएसटी की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइफ टाइम गिफ्ट की कैलकुलेशन करोगे आप। ठीक है, देन आप करोगे कैलकुलेशन एडिशनल डेट टैक्स की। तीसरी कैलकुलेशन करोगे आप डेट स्टेट की। ठीक है, जब भी आपके सवाल आपके पास आईएसटी का सवाल आएगा, इन तीन रिक्वायरमेंट्स, ये मेजर रिक्वायरमेंट्स है: लाइफ टाइम गिफ्ट कैलकुलेशन, एडिशनल डेट टैक्स कैलकुलेशन और डेट स्टेट कैलकुलेशन। ठीक है, ये स्पेसिफिकली आपको बोलेगा। मे बी पार्ट ए में बोले लाइफ टाइम गिफ्ट की कैलकुलेशन कर लो, पार्ट बी में बोले एडिशनल डेट टैक्स की कैलकुलेशन कर लो, और पार्ट सी में आपको स्टेट दे सकता है, डेट स्टेट, और उस पर बोलेगा आपको कैलकुलेशन करना। तो अब हम एक एक करके रूल पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लाइफ टाइम गिफ्ट के रूल्स। अगर एक इंसान जिंदगी में गिफ्ट देगा तो उसको क्या क्या एग्जेम्पशंस मिलेंगी, किस किस तरीके से वो गिफ्ट दे सकता है, किन किन लोगों को गिफ्ट दे सकता है। ठीक है बेटा, तो जब भी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को गिफ्ट देगा, लेट सपोज मैं एहसन को गिफ्ट दे रहा हूं अपनी जिंदगी में, मैं एहसन को गिफ्ट दे रहा हूं, एहसन को गिफ्ट दे रहा हूं। सर हामिस एहसन को जिंदगी में एक गिफ्ट दे रहे हैं, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल गिफ्ट की ट्रांजैक्शन होती है, तो उसको कहते हैं पोटेंशियल एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होगी पैट, पीईटी पैट। अच्छा, इसका नाम है पोटेंशियल एग्जाम ट्रांसफर। लाइफ में जब भी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को गिफ्ट देगा तो उस वो एग्जाम्ड कहलाएगा। इट्स का मतलब है उस पर कोई आईएसटी की कैलकुलेशन नहीं होगी। फिर आपके पास एक और तरीके से एक इंडिविजुअल गिफ्ट देता है ट्रस्ट में, ट्रस्ट में, ठीक है, चैरिटी में, ट्रस्ट में। इसको कहते हो तुम चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। चार्ज मतलब होता है टैक्स, चार्ज मतलब होता है टैक्स, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है सीएलटी। आप गौर से सुनना, जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को गिफ्ट देता है तो वो पैट कहलाता है, उस पर आईएसटी की कोई कैलकुलेशन नहीं होती, मींस एग्जेम्प्ट होता है वो। दूसरा, एक इंडिविजुअल चैरिटी में या ट्रस्ट में गिफ्ट देता है, उसको सीएलटी कहते हैं, जिसका नाम है चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। इस पे प्रॉपर आईएसटी पे होगा। अच्छा, या तो डोनर पे करेगा। डोनर कौन? हु हु गिव्स द गिफ्ट, जो बंदा गिफ्ट देता है। मेरे और एहसन के केस में मैं डोनर हूं। ठीक है, अगर डोनर टैक्स पे करेगा तो 25% टैक्स पे करेगा, प्लस तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा, तुम्हें ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सर ये ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट होती है? अभी मैं चीजें तुम्हें बता रहा हूं, हम सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, हम सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा जी। तो ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? चार्जेबल अमाउंट में तुम प्लस कर दोगे आईएसटी की अमाउंट, आईएसटी की अमाउंट। ये सब हम करेंगे, अभी सिर्फ मैं रूल्स तुम्हें दिखा रहा हूं, रूल समझाऊंगा, फिर वो एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिससे तुम्हें आसानी हो जाएगी सवाल को सॉल्व करने में। रूल्स याद होने चाहिए। अगर डोनी मतलब एहसन, द पर्सन हु रिसीव्स द गिफ्ट, अगर गिफ्ट लेता है तो मैं क्या करूंगा? 20% टैक्स लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा बेटा? 20% टैक्स लगाऊंगा। ठीक है सर, अगर एग्जामिनर साइलेंट है, ये बात गौर से सुनना, एग्जामिनर स्पेसिफिकली बताएगा हु इज पेइंग द टैक्स। अगर एग्जामिनर कभी कभी किसी सिनेरियो में नहीं बताता तो यू नीड टू मेक श्योर तुम्हें 25% टैक्स लगाना है, और सिमिलरली तुम्हें उस पर ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है बेटा, अच्छा जी। अब कुछ
और बातें सुनते हैं लाइफ टाइम गिफ्ट में। तुम्हें लाइफ टाइम गिफ्ट में एक एनुअल एग्जामिशन मिलती है, एनुअल एग्जामिशन। चाहे तुम सीएलटी करो या तुम पेट करो, एनुअल एग्जामिशन है 3,000 पर ईयर, 3,000 पर ईयर करंट ईयर में, ठीक है। तुम एक और ईयर की यूज कर सकते हो, 3,000 प्रीवियस ईयर की भी अनयूज्ड वाली यूज कर सकते हो। लेट सपोज तुमने लास्ट ईयर 1800 यूज करा है, तो तुम इस ईयर अनयूज 1200 यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। अच्छा, एक होती है बेटा मैरिज एग्जाम्शन। मैरिज एग्जाम्शन सुन लो। अब जाहिर सी बात है, एनुअल एग्जाम्शन तो दोनों केसेस में मिलेगी, चाहे वो पेट हो चाहे वो सीएलटी हो। अब मैरिज एग्जाम्शन तो सिर्फ पेट में ही मिल सकती है ना, ट्रस्ट की तो शादी हो नहीं सकती। बड़ी कॉमन सेंस सी बात है। एक बच्चे का मैसेज आया, बोलता है सर आपने ये क्यों नहीं बोला कि मैरिज एग्जाम्शन जो होती है वो ट्रस्ट के वक्त भी तो दे सकते हैं। क्यों देंगे भाई, मैरिज इंसानों की होती है, ट्रस्ट की नहीं होती, ठीक है बेटा। अच्छा, मैरिज एग्जाम्शन का रूल क्या है? अगर अगर पेरेंट्स दे रहे हैं, अगर पेरेंट्स दे रहे हैं तो 5,000 तक एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अगर पेरेंट्स दे रहे हैं, ठीक है बेटा। अगर ग्रैंड पेरेंट्स दे रहे हैं, मतलब दादा दादा, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, तो हाफ कर लो इसको, 2,500 तक एग्जाम्प्ट है, ठीक है। और अगर कोई अदर्स दे रहा है, दोस्त वगैरह, भाई बहन, चाचा चाची, तो 1,000 आपका एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक होता है स्मॉल गिफ्ट एग्जाम्शन। स्मॉल गिफ्ट एग्जाम्शन जी, कितनी होती है स्मॉल गिफ्ट एग्जाम्शन? पर पर्सन पर टैक्स ईयर, पर पर्सन पर टैक्स ईयर 250 पाउंड, पर पर्सन पर टैक्स ईयर 250 पाउंड, ठीक है। अब गौर से सुननी है बात, एमसीक्यूज में बहुत आती है। मिस्टर ए को आपने पेन दिया 115 पाउंड का, मिस्टर बी ए को आपने पेन दिया 5 पाउंड का, मिस्टर बी को आपने पेन दिया 270 पाउंड का। आप मुझे बता दें इसमें से कौन सी अमाउंट चार्जेबल है और कौन सी एग्जाम्प्ट है? तो 270 वाली चार्जेबल है, बाकी वो एग्जाम्प्ट है, क्योंकि पर पर्सन पर ईयर है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहां पर बात गौर से सुननी, लास्ट एग्जाम्शन है, लास्ट एग्जाम्शन है, ये वाली गौर से सुनना। इस एग्जाम्शन का नाम वैसे कुछ है नहीं, वैसे कुछ एग्जाम्शन का नाम नहीं, बट मैं सिनेरियो तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। सिनेरियो सुनना। बिल गेट्स ने आया, मेरी गरीबों वाली हालत देखी, मैं उसके लिए तो गरीब ही हूं ना भाई। वैसे तो सही, अल्लाह का शुक्र है, सब खाने पीने का है, उसके लिए तो मैं गरीब ही हूँ, ठीक है। या अंबानी वगैरह ने मुझे देख लिया, ठीक है, अमीर लोगों ने मुझे देख लिया, बोला ये लो भाई, ये लो 2 लाख रुपए ले लो। सही है, इनके लिए क्या है 2 लाख, इनके लिए तो कुछ नहीं है, इनकी वेल्थ पे तो कोई कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। सही है। तो ऐसा गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट जो कि डोनर की वेल्थ पर कोई इम्पैक्ट क्रिएट ना करे। मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैंने अपनी बेटी को एक पॉकेट मनी दे दी, क्या पॉकेट मनी से किसी पेरेंट्स की वेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है? मतलब मैं अगर आप लोगों से ये कहूं यार इस महीने बहुत हाथ टाइट था, इस महीने बहुत हालात खराब थे, आपने बोला सर क्यों? यार बेटी को पॉकेट मनी दे दी। अरे सर, आपने कितनी पॉकेट मनी दी, कि मैक्सिमम कितनी दूंगा? 5,000 दूंगा सर, से हालात खराब हो गए आपके, ठीक है। तो ऐसा गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट जो कि आपकी वेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना डाल रहा हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल। मुकेश अंबानी ने सबको शादी पे बुलाया और सबको गिफ्ट दिए होंगे, सुनने में आया वो उसकी वेल्थ का 0.1% था जो उसने जो खर्च किया। ये क्या उसकी वेल्थ पे कोई इम्पैक्ट पड़ा? तो ऐसा गिफ्ट, अब उसको कह दो, मैं उसको लफ्जों में लिख सकते हो, द गिफ्ट विच डज नॉट अफेक्ट द वेल्थ ऑफ द डोनर। एग्जाम्पल ले लो, पॉकेट मनी, एग्जाम्पल ले लो भाई। किसी ने मेरे स्कूल की फीस पे कर दी, मेरी यूनिवर्सिटी की फीस पे कर दी, फीस पेड, एजुकेशनल फीस, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। सिनेरियो बना सकता है कि खाला ने आपकी एजुकेशनल फीस, यूनिवर्सिटी की फीस पे कर दी, खाला लैंडलॉर्ड थी, पार्टी बंदी थी, उन्होंने आपकी फीस पे कर दी, उनकी वेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये तुम्हारे लाइफ टाइम गिफ्ट के चंद एक रूल थे, ठीक है। एनआरबी के रूल में आपको जब सवाल करवा रहा हूँ तभी मैं एनआरबी के रूल आपको सिखाऊंगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, लाइफ में जब भी निल रेट बैंड यूज होगा,
लाइफ में जब भी नील रेट बैंड यूज होगा तो वो सीएलटी के लिए यूज होगा, क्योंकि पेट तो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि पेट तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है बेटा, बेटा बात समझ आ गई, क्लियर? ये लाइफ के रूल्स बताए मैंने, अभी मैंने और किसी के रूल्स नहीं बताए, ये लाइफ टाइम के रूल्स हो गए। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम बताएंगे। अच्छा, यहां तक किसी को कोई सवाल है लाइफ टाइम गिफ्ट में? जी, आदित्य, एहसन, अलिशबा, आ, ये आईपैड जो भी है, नाम मुझे नहीं पता इनका क्या है, राखी, सरतक, शिवानी, आ, जी, सवाल क्लियर है? रिवीजन हो रही है, देखो रिवीजन करना है हमें, ठीक है? पहले रिवीजन पक्का करेंगे, फिर सवालात की तरफ चलेंगे। पहले रिवीजन स्ट्रांग हो जाए, फिर सवालात की तरफ चलेंगे। ठीक है बेटा? ओके ना। अब हम करेंगे एडिशनल डेट टैक्स के, एडिशनल डेट टैक्स के रूल्स। अच्छा जी बेटा, अब गौर से सुनना, एडिशनल डेट टैक्स कब कैलकुलेट होगा? हर गिफ्ट पर कैलकुलेट होगा, हर गिफ्ट पे कैलकुलेट होगा। कब? कब? रीजन, इफ देयर is difference of more than or equal to seven 7 years between gift date and death date. So no additional tax will be calculated on that gift. लेट सपोज एक गिफ्ट मैंने जिंदगी में दिया था, मैं उस पे एडिशनल डेट टैक्स कैलकुलेट करने जा रहा हूं। मैंने सबसे पहले चेक करना है कि क्या उस गिफ्ट और डेथ के दरमियान 7 साल या 7 साल से ज्यादा का डिफरेंस है। अगर जवाब में आता है हाँ 7 साल से या 7 साल से ज्यादा का डिफरेंस है, तो तुमने उस पर एडिशनल डेट टैक्स कैलकुलेट नहीं करना। तो जब भी यूके में कोई गिफ्ट देता होगा तो वो दुआएं भी लेता होगा क्या? या अल्लाह ये ना मरे, या अल्लाह ये ना मरे। कब तक ना मरे? इस गिफ्ट से 7 साल तक ना मरे। क्योंकि अगर वो मर गया, अगर वो मर गया तो वो तो नहीं टैक्स देगा ना मरने के बाद। तो जिसको गिफ्ट मिला है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लोग गिफ्ट वहां इसलिए भी दे रहे होते हैं, देखिए गोरा बहुत तेज है, वो गिफ्ट इसलिए भी दे रहा होता है ताकि उसको दुआएं भी मिले। सही है, उसको दुआएं भी मिले। सही है, 7 साल तक ना मरे, वो गिफ्ट देता रहता है। आपने देखा होगा गोरों की उम्रें ज्यादा होती है ना, वो इसीलिए होती है, गिफ्ट देते रहते हैं। हाँ। अच्छा जी, तो एडिशनल डेट टैक्स अगर सर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो क्या होगा? उसका रेट होगा, एग्जैक्ट रेट है 40%। ठीक है सर? वो अब बच्चा सवाल देखो, सवाल भी कितने प्यारे प्यारे करता है। कभी कभी बच्चा सवाल मुझसे बोलता है, सर डोनर टैक्स पे करेगा या डोनी टैक्स पे करेगा? ये नहीं आपने बताया। बेटा आप कोई अंडरटेकर थोड़ी चल रहा है, कबर से उठ के बोलेगा मैं टैक्स पे करूंगा। ऑब्वियसली ना, जो जिसको गिफ्ट मिला है वो पे करेगा, जिसने गिफ्ट दिया वो मर चुका है। ठीक है, सही है बेटा। अच्छा, एक मिलती है टेपर रिलीफ, ये भी रिलीफ मिलती है। ये कब मिलती है? ये सुन लो, if the gift and that date has a difference of 3 years or more। टेपर रिलीफ, टेपर रिलीफ का टेबल गिवन होता है, टेपर रिलीफ का टेबल गिवन होता है। ये कब मिलता है? जब गिफ्ट और डेथ के दरमियान 3 साल या 3 साल से ज्यादा का फर्क हो। अगर 3 साल से कम का फर्क है तो टेपर रिलीफ नहीं मिलती। तो ये हमने कुछ बातें पढ़ ली। अच्छा, इसमें नील रेड बैंड, नील रेड बैंड सबके लिए यूज होता है, सबके लिए यूज होता है, चाहे वो पैट की गिफ्ट की कैलकुलेशन हो या सीएलटी के गिफ्ट की कैलकुलेशन हो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? तो हमने दोनों के रूल सीख लिए। अब सीखते हैं डेट स्टेट। डेट स्टेट, डेट स्टेट का बेटा एक परफॉर्मा है, सुन लो। डेट स्टेट का बेटा एक परफॉर्मा है, सुन लो। देखो, मैं पूरा परफॉर्मा लिखूंगा नहीं, अभी जब सवाल कर रहा हूँ तो पूरा परफॉर्मा उसी में आ जाएगा। जितने भी तुम्हारे ऑल एसेट्स हैं, जितने भी तुम्हारे ऑल एसेट्स हैं, ठीक है, कैश हो गया, बैंक हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, आ, आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, आपके वेयर हाउस हो गए, ये सब आप ऐड कर लोगे। ठीक है, सिर्फ सिर्फ वर्बल
रिसीवेबल ऐड नहीं करोगे। वर्बल वर्बल ना पेबल ऐड करते हो ना वर्बल रिसीवेबल ऐड करते हो, ठीक है। वर्बल मतलब क्या, जो एग्रीमेंट सपोर्टेड ना हो, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर कोई मॉर्गेज होता है तो कौन सा मॉर्गेज, सारे मॉर्गेजेस लेस कराओगे प्रॉपर्टी पे, ऑल मॉर्गेजेस will be deductible except, या except इंडोमेंट मॉर्गेज। इंडोमेंट मॉर्गेज वो होता है जो मरने के बाद माफ हो जाता है, ठीक है। बाकी सारे मॉर्गेजेस माफ नहीं होते, ठीक है। अच्छा, डेट स्टेट में एक और चीज होती है कि रेट जो लगता है वो भी 40% लगता है, ठीक है। इसमें भी नील रेट बैंड लेस होता है, ठीक है। स्टेट के लिए अलाउड है लेस करना, ठीक है। अच्छा, एक स्पेशल बैंड मिलता है, इसको कहते हैं एडिशनल रेजिडेंसी नील रेट बैंड, ठीक है। अब इसकी कहानी सुन लो बेटा, इसकी कहानी सुनो। इसकी कहानी ये है कि अगर मैं, लेट सपोज मैं अपने ऊपर एग्जांपल देता हूं, मेरी डेथ हो गई और मेरे पास मेरी एक रेजिडेंसी थी जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ रहता था, अपनी बीवी के साथ रहता था, और मेरी डेथ होते ही वो ट्रांसफर हो गई, वो ट्रांसफर हो गई मेरे बच्चों को, ठीक है। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी, शर्त क्या है, बच्चों को ट्रांसफर हो और वो मेरी रिहाइश का हो जहां मैं रहता हूं, तो आपको एक एडिशनल रेजिडेंस नील रेट बैंड मिलेगा जिसकी अमाउंट होती है, फिक्स्ड अमाउंट है जिसकी 1,75,000, 1,75,000, ठीक है बेटा। अच्छा, अब गौर से सुनना, सिचुएशन चेंज करता हूँ। लेट सपोज मिस्टर ए हस्बैंड थे, वो मर गए, उनके मरते ही वो घर उनकी वाइफ के नाम ट्रांसफर हो गया। वाइफ बीमार हुई, वाइफ भी मर गई, वाइफ जैसे ही मरी तो वो बच्चों के नाम ट्रांसफर हो गया। अगर इस सिनेरियो में, मतलब रेजिडेंसी स्टेटस बाप से माँ से, बाप के पास माँ, माँ के पास बच्चे, या माँ से हस्बैंड, हस्बैंड से बच्चे, ऐसे जा रहा हो, तो ये जो होती है ट्वाइस हो जाती है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आपके पास 3, 3.5 लाख हो जाती है ना, ठीक है। सही है बेटा, क्लियर हो गई बात, सही है। अच्छा, लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, उस घर की वैल्यू ही 75,000 थी, उस घर की वैल्यू ही 75,000 थी, तो तुम्हें रेजिडेंशियल नील रेट बैंड कितना मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट मिल जाएगी, दैट इज 75,000, ठीक है बेटा। बात समझ आई बेटा, मेरी बात समझ आई मैं क्या कहना चाहता हूँ, बेटा मेरी बात समझ आई, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट हो जाता है, सही है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, डेट स्टेट में सारी चीजें मार्केट वैल्यू पर आती हैं एट द टाइम ऑफ डेथ। लेट सपोज एक एग्जाम्पल है, मैंने गाड़ी ली थी जब मैं जिंदा था 10 लाख रुपए की, मेरे मरते ही वो गाड़ी की मार्केट वैल्यू है 8 लाख, तो वो 8 लाख पर आएगी, ठीक है, सही है। अच्छा, तो एक छोटी सी टैक्स प्लानिंग बता देता हूँ, पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है कि कौन से गिफ्ट लाइफ में दिए जाएं, कौन से गिफ्ट स्टेट में दिए जाएं। देखो, वो गिफ्ट्स जो एप्रिशिएटिंग नेचर के हैं, जिनकी तुम्हें पता है फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी, तुम्हें पता है फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी, तो लाइफ में गिफ्ट दे दो, ताकि लाइफ में गिफ्ट दोगे उनकी वैल्यू उसी वक्त लॉक हो जाएगी, ठीक है। जो, क्योंकि अगर तुमने वेट किया, देखो बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, बड़े सियाने होते हैं, सियाने मतलब शार्प होते हैं, उनका दिमाग चलता है, सही है। क्या दिमाग चलता है, समझो उसने बोला, एक औरत को बोला अपने बच्चों में ना जिंदगी में रहते ही घर नाम कर दो। अक्सर सुना होगा ना कि भाई अपनी जिंदगी में ही बच्चों के नाम घर कर दो ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। बेसिकली उसके पीछे एक लॉजिक है, तुम्हें पता है कि घर की वैल्यू बढ़ेगी, मैं जितना जिंदा रहूंगा घर की वैल्यू बढ़ेगी, अगर मैंने स्टेट में दे दिया तो उस पे हाई टैक्स लगेगा, ज्यादा अमाउंट होगी ना, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई तो 40% भी ज्यादा हो गया, सही है। जबकि जो डेप्रिशिएटिंग एसिड है, जो तुम्हें पता है कि भाई ये तो मेरे मरने के बाद कबाड़िए के भाव भी नहीं बिकेंगे, तो उनको रोक के रखो स्टेट में, ठीक है, स्टेट में दे दो। तो ये मैंने तुम्हें एक थ्योरेटिकल जवाब
बता दिया। क्लियर हो गई बेटा बात? बेटा बात क्लियर हो गई? सही है। अच्छा, अक्सर सवाल आता है कि सर डेट स्टेट का टैक्स कौन पे करता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते कौन है? वकील। वकील होते हैं ये। सर कौन से वकील? वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, मरने से पहले वकील साहब को बुलाकर लिखवाया जाता है कि मेरी जायदाद बड़े बेटे को कर देना, छोटे को कुछ नहीं देना। फिर जो छोटा को इंतकाम लेना होता है वो बड़े को भी मार देता है, वो वाला वकील। फिर वो आखिर में कहता है अगर बड़ा भी मर गया छोटा भी मर गया तो ये सारी जायदाद वकील के नाम हो जाएगी। ऐसी भी फिल्में थी। तो वो वाला वकील, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वकील। मगर वकील फिर कैसे? आप बोलो यार, वकील को, वकील का क्या है? वकील अपनी जेब से या अपने पास से नहीं पे कर रहा होता, बाद में वो रेजिड्यू ऑफ द स्टेट से ले लेता है। रेजिड्यू ऑफ द स्टेट मतलब क्या? जिन जैसे लेट सपोज स्टेट थी 1 लाख रुपए की, उस पे टैक्स था 10,000, ठीक है, आईएसटी था। वकील ने 1 लाख लिए, उसमें से 10,000 रुपए पे कर दिए एचएमआरसी को, और 90,000 रेजिड्यू ऑफ द स्टेट को दे दिए। तो बोझ किस पर पड़ रहा है? रेजिड्यू ऑफ द स्टेट पे पड़ रहा है। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? सारे रूल समझ आ गए बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशन समझ आ गई आवाम? हाँ जी सर। जी बेटा। अगर रूल समझ नहीं आए तो मैं रिपीट कर दूंगा। कोई रूल ऐसा जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, देन आई मूव फॉर द क्वेश्चन। जी सर। ओके। लोग आ जा क्यों रहे हैं? ये क्या, क्यों हॉल बना के रखा हुआ है? सर एप्रिशिएटिंग एसिड रिपीट कर दें। अलिश भाई, एप्रिशिएटिंग एसिड वो एसिड होता है जिसकी मार्केट वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती चली जाती है। तो खुद सोचो, आपको ऐसे गिफ्ट को लाइफ में दे के उसकी वैल्यू को लॉक कर देना चाहिए, या डेथ का वेट करना चाहिए? क्योंकि जितनी देर में डेथ होगी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, जब वैल्यू बढ़ेगी तो टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है अलिश भाई? सर वी कैन नॉट सी यू। हाँ, आप मुझे नहीं देख सकते? आ, मैं दिख नहीं रहा क्या? नो सर, अभी आप 1 सेकंड के लिए दिखे थे बस, जी झलक आई थी। मैं दिख नहीं रहा। गाइस कैन यू सी मी? नो सर। मतलब एक्सेल दिख रही है, मैं नहीं दिख रहा, ऐसा ही है? हाँ जी सर। बोथ विजिबल। प्लीज कैमरा ऑफ कर दें अपना आप लोग। अरे बेटा आप लोग तो कैमरा ऑफ कर दें। हाँ, मेरा, मैं तो दिख रहा हूँ। नो सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा बट स्क्रीन शेयरिंग है पर। आई डोंट नो आप लोगों को मैं क्यों नहीं दिख रहा। लेट मी ओके। वीडियो तो दिख रही है ना आपको? वीडियो तो दिख रही है ना? मतलब ये स्क्रीन दिख रही है, मेरी सवाल दिख रहा है। बस अब सवाल देख लो। मैं मेरी फिर टेक्निकल इश्यूज आएंगे बाद, फायदा नहीं, वेट लेट होगा। हम, शक्ल दिखना जरूरी तो नहीं है ना? शक्ल दिखना जरूरी तो नहीं है ना? हाँ बस सही है। अच्छा, थोड़ा एक्टिव होके ले लें क्लास। अच्छा, रिवीजन क्वेश्चन। सर रूल पेज शीट ओपन कर दें 2 सेकंड के लिए। ये लें भाई, रूल लिख लें, लिखना चाह रहे हैं लिख लें। सर ये शीट आप शेयर कर देंगे क्या? किसी को अगर माइक खोल के बात करनी है तो वो भी कर सकता है। सर ये शीट आप शेयर कर देंगे क्या? जी अलीश भाई, जब आपने रूल लिख ली हो तो डू लेट मी नो प्लीज।
जी अलिशबा, मैं चेंज कर सकता हूँ? ओके, थैंक यू। ओके, स्टार्ट करें सवाल। एक बड़ा सवाल है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा अगर खुद भी पेज वेज निकाल लें और उसको सॉल्व भी करते रहें तो अच्छी बात है। अच्छा जी, स्टार्ट कर रहे हैं सवाल। काफी बड़ा सवाल है। हम पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। वही तीनों रिक्वायरमेंट है। कैलकुलेट लाइफ टाइम गिफ्ट आईएसटी पेबल, कैलकुलेट एडिशनल टैक्स पेबल, कैलकुलेट डेट स्टेट आईएसटी पेबल। इस सवाल में मैं जितने मिर्च मसाले डाल सकता था मैंने सारे मिर्च मसाले डाल दिए। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो लाइफ टाइम गिफ्ट कैलकुलेशन की, लाइफ टाइम गिफ्ट कैलकुलेशन की। ठीक है। अच्छा, अब जिस तरीके से मैं फॉर्मेटिंग बताऊं, जिस तरीके से मैं रूल्स सिखाऊं, प्लीज वैसे ही फॉलो करना। ठीक है। मिस्टर, जो मिस्टर का नाम नहीं लिखा मैंने, मिस्टर ए समझ लो। मिस्टर ए गेव द फॉलोइंग गिफ्ट इन लाइफ टाइम, 1/10/2005। तो सबसे पहले तुम हमेशा लिखा करो डेट, द 1/10/2005। ठीक है, ये तुमने डेट लिख दी। गेव 2,20,000 टू हिज डॉटर ऑन हर मैरिज। तो ये पेट है या सीएलटी, सबसे पहले फिर वो तुम्हें लिखना है। डेट के बाद तुम्हें आइडेंटिफाई करना है ये पेट है या सीएलटी है। ठीक है। पोटेंशियल एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। ठीक है। तो तुमने उसके बाद लिखना है वैल्यू ऑफ ट्रांसफर, वैल्यू ऑफ ट्रांसफर। ठीक है बेटा, वैल्यू ऑफ ट्रांसफर में तुम्हें देखना है कि कितने की वैल्यू तुमने ट्रांसफर करी है। ठीक है। तो तुमने 2,20,000 का गिफ्ट दिया है। ठीक है बेटा। इसमें 2 साल की एनुअल एग्जामेशन है, क्योंकि रूल में मैंने कहा था एनुअल एग्जामेशन पैट को भी मिलेगी और सीएलटी को भी मिलेगी। तो तुमने लिखा एनुअल एग्जामेशन। ठीक है, एनुअल एग्जामेशन मिल गई। एनुअल एग्जामेशन कौन कौन से टैक्स ईयर की, ये कौन से टैक्स ईयर में गिफ्ट दिया जा रहा है? 2005 और 2006 के दरमियान में गिफ्ट टैक्स ईयर बन रहा है। ठीक है। तो 3,000 तुमने ऐसे लेस कराया। फिर तुमने एक और एनुअल एग्जामेशन, क्योंकि पहला गिफ्ट है जिंदगी का, तुमने प्रीवियस ईयर की भी यूज नहीं की होगी। सर मेरा मेरा दिल चाह रहा था मैं दोनों 6,000 क्लब करके लिख दूं, ऐड करके लिख दूं। तो एग्जामिनर का दिल चाहेगा आपको एक बार और बुलाने का, आपको ऐसे ही अलग अलग करके टैक्स ईयर लिखने होंगे। ठीक है। एग्जामिनर की ख्वाहिश को पूरा नहीं कीजिएगा, आपको इसी तरीके से जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना। ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास जो अमाउंट आ गई तुम उसको बोल दोगे एग्जाम। सर क्यों एग्जाम बोलेंगे? मैंने बोला था ना ये पोटेंशियल एग्जाम ट्रांसफर है। मैंने बोला था ना बेटा ये पोटेंशियल एग्जाम ट्रांसफर है। बेटा आप, ठीक है बेटा। ओके भाई, ये समझ आ गया? अवाम, ये समझ आया? पेट समझ आ गया है? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट गिफ्ट, नेक्स्ट गिफ्ट। अगेन रूल्स रिमेन्स द सेम, रूल्स को हम तंग नहीं करेंगे। सर सबसे पहले आपने बोला था डेट लिख लो, मैंने बोला हाँ जी, मैंने यही बोला था, डेट लिखने को ही बोला था, तो डेट लिख दो भाई। डेट लिख रहे हैं सर, 5/9/2009। जी जी, यही है, यही है। ठीक है। सर गेव 2,80,000 टू अ ट्रस्ट, डोनर, डोनर पेड द टैक्स, डोनर। ठीक है। तो 20%। ठीक है, 25%। ठीक है, 25%। तो सर ये सीएलटी है, क्योंकि ट्रस्ट को दे रहा है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन किस चीज को गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है। वैल्यू ऑफ ट्रांसफर, सर वैल्यू ऑफ ट्रांसफर आपने कितना है, कितने कितने का ट्रस्ट को आपने गिफ्ट दिया? 2,80,000 का आपने गिफ्ट दिया। सर एनुअल एग्जामेशन कौन कौन से टैक्स ईयर की जाएगी चेक कर लेते हैं। ये गिफ्ट कौन से टैक्स ईयर में जा रहा है? 9-10 में जा रहा है, यस और नो? 9-10 में जा रहा है। ठीक है बेटा, और प्रीवियस ईयर की भी यूज नहीं हुई है, 8-9 की। ठीक है। तो 3,000 आपने लिख दिया यहाँ और यहाँ। ठीक है, लेस करा दिया आपने, तो आपके पास 2,74,000 आ गई। बेटा जब भी, जब भी तुम सीएलटी करोगे तो ये क्या कहलाता है? चार्जेबल अमाउंट, चार्जेबल अमाउंट। आईएसटी में चार्जेबल अमाउंट का वर्ड कहीं भी आ जाए, आईएसटी में चार्जेबल अमाउंट का वर्ड कहीं भी आ जाए, उसका भाई उसके बाद आएगा, उसका भाई उसके बाद आएगा, मतलब नील रेट बैंड।
नील रेट बैंड, नॉर्मली नील रेट बैंड हमेशा 3,25,000 होता है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं, अभी सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, सवाल में गिवन होगा कि टैक्स ईयर 9-10 का जो एनआरबी का बैंड था वो 2 लाख था, एज्यूम कर रहे हैं, वरना गिवन होता है, ठीक है, वरना पेपर में गिवन होता है, ठीक है। हमने एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि मुझे आपको सवाल करवाना है, ठीक है बेटा, लेस करा दिया, ठीक है। 74,000 एक अमाउंट बची हुई मिली, तुमने उस पे लगाया रेट, तुमने उस पे लगाया रेट। हाँ भाई, क्या रेट लगाएंगे, 20% या 25%? सर डोनर टैक्स पे कर रहा है तो 25%, जी जी 25%, ठीक है। तो ये आ गया आपका आईएसटी की अमाउंट आ गई, ये आपके पास आ गई आईएसटी की अमाउंट। सर आपने बोला था, सर आप, अच्छा मैम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अच्छा लिखा हुआ है, हाँ एंड में लिखा हुआ है भाई ये, आ, मैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आई नो सारे ईयर्स के लिए 3,25,000 है, मैं बस इस ईयर के लिए चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन समझाना चाह रहा था, ठीक है। सही वैसे लिखा हुआ है 3,25,000, बट मैं कैलकुलेशन समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको एक और काम क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट, क्योंकि सर आपने कहा था जब भी 25% लगेगा, जब भी 25% लगेगा तो आपको ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैसे कैलकुलेट होगी, चार्जेबल अमाउंट प्लस आईएसटी अमाउंट, ठीक है, चार्जेबल अमाउंट प्लस आईएसटी अमाउंट। बेटा क्लियर हो गई बात, बेटा कैलकुलेशन समझ आई, बेटा कैलकुलेशन समझ आई, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट गिफ्ट, नेक्स्ट गिफ्ट है 9/9/2010 को, 9/9/2010, जी पैट है या सीएलटी है, चेक कर लेते हैं। gave school fees for his brother 5,000 which does not affect the wealth, जी कुछ नहीं लिखना, एक नोट बना दो, एक नोट बना दो। सर क्या नोट बनाए, वही दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम IST, this is exempt from IST because it does not affect the wealth of Mr. A, it does not affect the wealth of Mr. A। बेटा एक मिनट जरा पॉज कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। 9/9/2010 के गिफ्ट का पता चल गया, आगे चल सकते हैं, आगे चलें बेटा। ओके अवाम, चलें आगे बेटा, बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, हाँ जी सर, आप हैं ओके और डन। तो यहाँ पे उसकी बस हमने नोट लिख देना है, कहीं भी जाके आप नोट लिख देना, कैलकुलेशन में उसका कोई काम नहीं है, कैलकुलेशन में उसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट गिफ्ट, नेक्स्ट गिफ्ट बहुत अहम है, पेपर में 2 मार्क्स का ये आ रहा है, लिख लो, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लाइव जाएगा, लिख लो, 2 मार्क्स का ये आ रहा है, ठीक है। ये आमद है, ये किसी ने मुझे बताया है कि ये 2 मार्क्स का आ रहा है, सेक्शन ए में आ रहा है ये, ठीक है। तो मैं इसको इसलिए आराम से सिखाऊंगा। 12/5/2012, ठीक है, 12/5/2012, 12/5/2012, ठीक है। अब पढ़ते हैं, ये पैट है या सीएलटी है। He owned 25,000 shares of XYZ company and gifted 15,000 share to his sister। सिस्टर इंडिविजुअल है सर, इंडिविजुअल है, तो तुम्हें क्या लिखना है इसको, सीएलटी या पेट, पेट, क्लियर, सही है। अब यहाँ पे सुनना, ये वाला जो सवाल है, ये ये बिल्कुल कैसा है, ये है, इस रूल का नाम है डिमिनिलेशन रूल, ये शेयर्स के केसेस में ही आता है, इसको गौर से सुनना किस तरीके से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तुम लिखोगे वैल्यू ऑफ ट्रांसफर बिफोर गिफ्ट, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तुम, डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे बेटा तुम, डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। गिफ्ट देने से पहले डोनर के पास कितना % शेयर था,
सर कंपनी के 1 लाख शेयर्स में से गिफ्ट देने के पास ही ओन्ड 25,000 शेयर, इसका मतलब 25% शेयर था। ठीक है, कितना शेयर था बेटा? 25% शेयर था। चेक करते हैं। ठीक है, 25% शेयर था। अच्छा, यहाँ पे मैंने परसेंटेजेस थोड़ी सी इगड़म शुगड़म कर दी है, तो 20 की जगह 25 लिख देना। ठीक है, 20 की जगह यहाँ पर 25 होगा, तो हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ 25% है। ठीक है, तो 25% पर तुम्हारी मार्केट वैल्यू थी 8। ठीक है, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, 25% थी तुम्हारी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब तुम देखोगे वैल्यू ऑफ ट्रांसफर आफ्टर गिफ्ट डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा मुझे बताओ, डोनर ने कितने गिफ्ट दे दिए? 15,000 दे दिए। 25 में से 15 दे दिए तो 10,000 उसके पास रह गए। 25 में से 15 दे दिए तो 10,000 रह गए। उसकी होल्डिंग कितनी रह गई? 10%। यहाँ मैंने 15 लिख दिया, 10 होना चाहिए। तो 10% पर तुम्हारा जो मार्केट वैल्यू है, 10% पे तुम्हारी मार्केट वैल्यू क्या है? एक सेकंड बेटा, वेट करें। बेटा मैं दिख रहा हूँ अब आप लोगों को? मैं दिख रहा हूँ? मेरी तस्वीर दिख रही है? कोई कह रहा है दिख रही है, कोई कह रहा है नहीं, नहीं दिख रही। नहीं दिख रही, चलो। अच्छा जी, ओके। नाउ यहाँ पर आपकी 5 × 10,000। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई? तो ये लेस कर दोगे तो तुम्हारे पास 1.5 लाख जो आती है उसको तुम कहते हो वैल्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ 15,000 शेयर्स। ये वो वैल्यू है जो 15,000 शेयर्स की तुमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बेटा? ये कैलकुलेशन समझ आई? बेटा ये कैलकुलेशन समझ आई? जी बेटा, ये वाली कैलकुलेशन सबको समझ आ गई? 2 मार्क्स बहुत है मैम, 2 मार्क्स। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब 2 साल की एनुअल एग्जामिनेशन जाएगी। ठीक है, कौन सा टैक्स ईयर बन रहा है ये? 12, 13, 12, 13 और 11, 12। ठीक है, 3,000, 3,000, 1,44,000। तुम्हें बस यहां लिख देना है एग्जाम्प्ट। क्यों एग्जाम्प्ट है? क्यों एग्जाम्प्ट है बच्चों? क्यों एग्जाम्प्ट है? बिकॉज इट इज पैट। ठीक है बेटा, पूरा फुल फ्लैश सवाल हो रहा है, पूरा फुल फ्लैश सवाल हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अब 12/5/2022 gave 250 पेन टू हिज सन। जी, क्या करूं? क्या लिखूं? कैलकुलेशन करूं क्या? नहीं करूंगा ना कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि सर स्मॉल गिफ्ट है। नोट लिख दोगे? एज दिस इज स्मॉल गिफ्ट सो इट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम आईएसटी। लिखना है, एग्जामिनर को बताना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, एग्जामिनर ये समझता है कि तुमने स्किप कर दिया, भूल गए, पढ़ा नहीं। ठीक है, हालांकि तुम्हें पता है वो एग्जाम्प्ट है, तुमने कुछ नहीं लिखा, तुमने बोला आगे चल दो, एग्जाम्प्ट है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। एक आध लाइन लिख दो, एक आध लाइन लिख दो। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट, 5/12/2012 गेव 2,80,000 टू अ ट्रस्ट, डोनी पेड द टैक्स। मैंने स्पेलिंग्स इतनी बुरी लिखी है ना, जब से ये चैट जीपीटी आया है ना, स्पेलिंग्स भी बुरी हो गई हैं और रिटन स्किल्स भी मेरी बहुत बुरी हो गई हैं। तो गेव 280 टू अ ट्रस्ट, डोनी पेड द टैक्स। ये आप 5/12/2012, 5/12
2012, ठीक है। CLTA ट्रस्ट को दिया है, CLTA ट्रस्ट को दिया है जी। वैल्यू ऑफ ट्रांसफर लिखेंगे आप, कितना था? 2,80,000। ठीक है। अच्छा, ये इत्तेफाक है, दोनों गिफ्ट्स मैंने 2,80,000 की लिख दी है। ऐसा कोई सीन नहीं तुम समझो कि हर बार ट्रस्ट को 2,80,000 का ही दे रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा जी, एनुअल एग्जामिशन देखते हैं कौन कौन से सालों की यूटिलाइज कर सकते हैं हम। ये कब का है? 12, 13, 12, 13 और 11, 12। तो ऑलरेडी हमने ये यूज की हुई है, देखो ये यूज की हुई है। मगर सर आपने ये क्यों करा? जब जीरो है तो क्यों लिख रहे हो? बेटा ये लिखने के ही तो मार्क्स होते हैं, क्या हो गया? सम यही तो बताना होता है आपको, यही तो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, ये वर्किंग का हिस्सा है। टेक्स्ट में जीरो लिखने के मार्क्स हैं, टेक्स्ट में जीरो लिखने के मार्क्स हैं। नहीं लिखोगे तो आपको जीरो मिल जाएगा। अगर आपने जहां एडजस्टमेंट नहीं होनी थी आपने नहीं लिखा तो आपको जीरो मिल जाएगा पेपर में। मिले किसी को मिले या ना मिले, आपके पेपर में जीरो आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपकी जो ये बन, क्योंकि CLT तो इसको बोलोगे चार्जेबल अमाउंट, चार्जेबल अमाउंट। सर आपने बोला था जब भी चार्जेबल अमाउंट आएगा वर्ड तो इसका एक भाई है नील रेट बैंड। अब यहाँ बहुत गौर से सुनना है, नील रेट बैंड कौन से टैक्स ईयर का यूज करोगे? जिस साल गिफ्ट दे रहे हो, 12, 13। क्योंकि तुम अब पहली बार NRB यूज नहीं कर रहे बेटा, गौर से सुनना है। तुम पहली बार NRB यूज नहीं कर रहे, तुम इस डेट से इस डेट से इस डेट से 7 years बैक जाओगे उछलते हुए। जहां गिफ्ट मिले रुकना, मैं उछलता हुआ जा रहा हूं, ट्यूं 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 ट्यूं। एक गिफ्ट मिला। मेरा सवाल, क्या तुमने इस गिफ्ट के लिए IST, क्या तुमने इस गिफ्ट के लिए NRB यूज करी थी? क्या तुमने इस गिफ्ट के लिए NRB यूज करी थी? नो। तो आगे चलाओ गाड़ी को, ट्यूं 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 ट्यूं। एक और गिफ्ट मिला, 7 साल पीछे जाऊंगा, 7 साल तक ट्यूं ट्यूं करूंगा, ठीक है। 7 साल पीछे चला गया, ठीक है। 2009 में भी एक गिफ्ट मिला। क्या तुमने इसके लिए NRB यूज करी थी? जवाब मिला हाँ, जवाब मिला हाँ। तो जैसे ही जवाब मिले हाँ, तो करंट ईयर की NRB में से जहां जवाब मिला था हाँ, उसकी चार्जेबल अमाउंट या ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट लेस कराना। या तो चार्जेबल अमाउंट लेस कराओगे या तो ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट लेस कराओगे। सर दोनों गिवन है, तो कौन सा लेस कराओगे? ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। बड़ा भाई कौन है? ग्रॉस, ठीक है। तो कौन सा लेस कराऊंगा? 2,92,500, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। बात समझ आई? बच्चा गलती क्या करता है, NRB में से NRB की अमाउंट लेस करा देता है। यहां पर NRB में से चार्जेबल या ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट लेस करानी है। ग्रॉस चार्जेबल को प्रायोरिटी दी जाएगी अगर दोनों हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो 3,25,000 माइनस 2,92,500, तो ये जो बच गया उसको तुम लेस करा दो, तुम्हारे पास एक अमाउंट आ जाएगी। तुम्हें उस पर कितना % लगा देना है? तुम्हें उस पर लगाना है 20%। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? बेटा ये समझ आया या नहीं आया बता दें। बेटा अगर समझ नहीं आ रहा तो बता दें। सवाल लंबा है ताकि सारी चीजें हम लोग कवर कर सके। कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, लास्ट रह गया शायद। 5,20,000 to his son-in-law.
सन इन लॉ 1/10/2013। सर 12/13 का एग्जम्पशन क्यों नहीं लिया? ये देखो शिवानी, ये यहाँ यूज हुआ था। तो यहाँ पर नहीं मिला ना, यूज कर चुके हो तुम। ठीक है, चलो। कौन सी डेट थी नेक्स्ट गिफ्ट की? 1/10/2013। 1/10/2013। पेट सन इन लॉ को दिया है, दामाद को दिया है। वैल्यू ऑफ ट्रांसफर 5,20,000। 5,20,000। एनुअल एग्जामिशन जी 13/14 और 12/13। 13/14 की तो तुम लेस करा दोगे, 12/14 की, 12/13 की लेस नहीं कराओगे, क्योंकि ये देखो यूज हुई हुई है। क्लियर हो गई बात? ओके। ये आपका एग्जाम है क्योंकि पेट है। जी बेटा, आप सबको यहाँ तक बात अगर समझ नहीं आई है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हमने लाइफ टाइम गिफ्ट की कैलकुलेशन पूरी कर ली। जी, कोई सवाल है तो पूछ लें। जी, कोई सवाल, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? आगे चल सकते हैं, एडिशनल डेट टैक्स की तरफ चल सकते हैं। ओके, अब तुम्हें हेडिंग डालनी होगी एडिशनल डेट टैक्स। अब तुम्हें हेडिंग डालनी होगी एडिशनल डेट टैक्स। ठीक है, अच्छा। अब मैं हर गिफ्ट की कैलकुलेशन करूंगा, हर गिफ्ट की कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं इस गिफ्ट की कैलकुलेशन करने जा रहा हूं जिसको मैंने बॉक्स बनाया है। ठीक है, इसको मैंने बॉक्स बनाया है, मैं उसकी कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। डेथ कब हुई है सवाल में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। ये भाई पता नहीं कब मरा है। मिस्टर ए डाइड, नीचे लिखा हुआ है मिस्टर ए डाइड ऑन 1/12/2013। ये डेथ डेट है। ठीक है, ये डेथ डेट है। क्लियर हो गई बात? सही है, अच्छा। अब मैंने क्या बोला था, इस डेथ और गिफ्ट के दरमियान अगर 7 साल या 7 साल से ज्यादा का फर्क होगा तो लिख लेना नो एडिशनल डेथ टैक्स। बस खत्म। सही है, बस हो गया। आगे चलो। अब जिस बॉक्स की मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ उसको बॉक्स बना रहा हूँ जिस गिफ्ट की, ये रहा। अब मैं इसके लिए एडिशनल डेट टैक्स कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, क्या 7 साल या 7 साल से ज्यादा का फर्क है? नहीं है, तो इस पे कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो ये अमाउंट, स्पेलिंग इतनी बुरी लिखी है ना, CH, ये अमाउंट ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट आप लिखोगे एज इट इज। ठीक है, अब इस पे नील रेट बैंड यूज करोगे। नील रेट बैंड कौन सा? नील रेट बैंड गिफ्ट के दिन वाला। तो अब यहाँ एडिशनल डेट टैक्स में तुम पहली बार NRB यूज कर रहे हो तो एज इट इज लिख दोगे 3,25,000। बट तुम पूरा 3,25,000 नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ही तुम्हारी कितनी है, 295 है। ठीक है, 295 मैक्सिमम अमाउंट है, तुम इतना ही NRB यूज कर सकते हो। क्लियर हो गई बेटा बात? जी बेटा, अवाम, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हो गई, आगे चल सकते हैं। ओके, इसकी भी कैलकुलेशन हमने कर ली, बॉक्स बना दिया।
अब मैं इस गिफ्ट की कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। तो बॉक्स बना रहा हूं। अब जाहिर सी बात है, अब आने वाले तमाम पर एडिशनल डेट टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। अच्छा, तो जो अब अमाउंट एग्जाम थी वो चार्जेबल बन जाएगी। जो अमाउंट एग्जाम थी अब वो चार्जेबल बन जाएगी, 1,44,000, ठीक है। जब भी चार्जेबल का वर्ड आएगा तो तुम्हें निल रेट बैंड यूज करना पड़ेगा। कब का? जब तुम ये गिफ्ट दे रहे थे, 12-13, ठीक है। अच्छा, अब गौर से सुनिए बात। तुम अब फर्स्ट टाइम एनआरबी यूज नहीं कर रहे। तुम फर्स्ट टाइम एनआरबी यूज नहीं कर रहे, तुम पहले भी कर चुके हो एनआरबी यूज। अब गौर से सुननी है मेरी बात, ये गौर से सुननी है। पहले यहाँ की तुमने एनआरबी लिख दी, ठीक है, माइनस। अब तुम जिस गिफ्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो उससे 7 साल बैक जाओगे। तुम 2012 वाले गिफ्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो, इसी डेट से 7 साल पीछे पीछे जाओगे। ट्यूं 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 ट्यूं, एक गिफ्ट मिला। क्या तुमने इस गिफ्ट के लिए कभी भी एनआरबी यूज करी है? कभी भी एनआरबी यूज करी है या जिंदगी में या एडिशनल टैक्स में? चाहे लाइफ, देखो दोनों बॉक्सेस में देखना, चाहे इसमें या इसमें। सर हाँ, हमने ऊपर वाले बॉक्स में भी यूज करी है, हमने नीचे वाले बॉक्स में भी यूज करी है। तो भले कोई कहीं भी यूज करी हो, चार्जेबल अमाउंट या ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट लेस कराओ। अगर दोनों गिवन है तो ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट लेस कराओगे। बेटा ये वाली बात समझ आई? बेटा ये वाली बात समझ आई? और 7 साल पीछे जाऊंगा, ट्यूं 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 ट्यूं, ये 7 साल के टेन्योर में नहीं आता तो पीछे नहीं जाऊं, वहीं रुक जाऊंगा। सही है, तो ये लेस करा दिया, ये अमाउंट बच गई मेरे पास एक अदद। ठीक है बेटा, इस पे तुम्हें कितना लगाना है रेट? रेट तुम्हें लगाना है इस पे 40%। क्लियर हो गई? ये तुम्हारा एक अमाउंट आ गई। अब देखते हैं टेपर रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी, टेपर रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी मिलेगा सर, क्योंकि गिफ्ट और डेथ के नहीं मिलेगा, क्योंकि गिफ्ट और डेथ के दरमियान 3 साल से ज्यादा का फर्क, 3 साल से ज्यादा का फर्क नहीं है। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 12 है, तो टेपर रिलीफ नहीं मिलेगा। क्या इस गिफ्ट पे तुमने कोई लाइफ में टैक्स पे किया है? नहीं सर, अगर पे किया होता तो वो लेस करा देता, तो सिंपली दैट इज आईएसटी पेएबल। जी बेटा कोई सवाल? बेटा कोई सवाल? अलिशबा, आईपैड, राखी, सरतक, शिवानी, सुनील। सुनील आप आज भी लेट आए। जी कोई सवाल है तो पूछे। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट गिफ्ट के लिए भी एडिशनल डेट टैक्स कैलकुलेट होगा। या आई होप लास्ट गिफ्ट है, इसके बाद भी, इसके बाद भी। इसको बॉक्स कर रहा हूं। ठीक है, वैल्यू ऑफ ट्रांसफर, वैल्यू ऑफ, सॉरी, यहाँ पर अगेन क्योंकि 7 साल या 7 साल से ज्यादा का फर्क नहीं है, तो कैलकुलेशन आपकी जो चार्जेबल अमाउंट है वो दोबारा उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, निल निल रेट बैंड, गौर से सुनना है। कौन से टैक्स ईयर का निल रेट बैंड? जब तुमने ये गिफ्ट दिया था 12-13, पहले करंट ईयर का एनआरबी लिखोगे 3,25,000, उसमें माइनस कर दोगे जिस गिफ्ट की कैलकुलेशन कर रहे हो उससे 7 साल पीछे जाओ। मतलब यहां से 2000 बैक जाऊंगा, एक गिफ्ट मिला। क्या तुमने इसके लिए कभी कभी एनआरबी यूज करी है? सर लाइफ में तो नहीं करी, लाइफ वाले बॉक्स में नहीं करी, बट एडिशनल डेट टैक्स के बॉक्स में करी है। तो उसकी चार्जेबल अमाउंट या ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट लेस करा दो। तो सर यहाँ पे जो चार्जेबल अमाउंट है वो 1,44,000 है, ठीक है। और 7 साल में पीछे जा सकता हूँ। जी सर जाइए, ट्यूं 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 चला गया। एक और गिफ्ट मिला। क्या सर आपने इसके लिए एनआरबी यूज करी है? जी सर मैंने जिंदगी में भी करी है, जिंदगी के बॉक्स में भी करी है, एडिशनल टैक्स
के भी बॉक्स में करी है, तो उसकी ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट लेस करा दो 292,500। अच्छा, अब मुझे ज्यादा पीछे जाने की नहीं जरूरत है क्योंकि एनआरबी नेगेटिव पे हो रही है। एनआरबी कैन नेवर एवर बी नेगेटिव, मैक्सिमम वो जीरो तक जा सकती है। तो बस तुमने उसको जीरो कर दिया और आगे अपनी कैलकुलेशन बढ़ा दी। ठीक है बेटा, बात समझ आई? बेटा बात समझ आई? रेट तुम लगाओगे 40%, पेपर रिलीफ तुम्हें कोई मिलने नहीं वाली। ठीक है, क्या लाइफ में तुमने इस पे गिफ्ट पे किया था? लाइफ टाइम टैक्स आईएसटी पेड, आईएसटी पेड, यस यू पेड इन लाइफ समथिंग दैट इज 49,500, लेस करा दो 62,500। तो ये तुम्हारे पास आ गया आईएसटी पेबल, आईएसटी पेबल। ठीक है, क्लियर हो गई बात बेटा? कोई सवाल? कोई भी सवाल है तो पूछ लें, कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई सवाल, कोई इतराज, कोई प्रॉब्लम तो पूछें। जी, कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा, लास्ट गिफ्ट की कैलकुलेशन करते हैं। नहीं सर, एनआरबी से डायरेक्ट लास्ट ईयर की डिडक्शन क्यों नहीं की? वाई कंसिडर ग्रॉस अमाउंट एज वेल? ये कह रही हैं आप 144 की तो है, 144 लेस करी तो है बेटा, लेस 3,25,000 लेस 144। लास्ट ईयर की भी करी और 7 ईयर्स बैक जा सकते थे। क्यों करी? क्योंकि 7 ईयर्स बैक गया तो मुझे गिफ्ट मिला, गिफ्ट मिला तो मैंने देखा कि इस गिफ्ट के लिए क्या एनआरबी यूज हुई थी। तो आपका जवाब है सर लाइफ में तो यूज नहीं हुई थी, बट एडिशनल डेट टैक्स में यूज हुई है एनआरबी। आपने यस बोल दिया, एनआरबी यूज हुई है, चाहे वो लाइफ में हुई हो या एडिशनल डेट टैक्स में हुई हो, हुई तो है ना, तो इसलिए हमने वो लेस करवाया। क्लियर हुई बात बेटा? ये ठीक है, साउंड्स गुड। ओके, नाउ अगेन जो अमाउंट आपकी चार्जेबल थी, जो अमाउंट आपकी चार्जेबल थी, एग्जाम थी, अब वो चार्जेबल बन जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब सुन लो दोबारा। नील रेट बैंड, अब मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वंस द नील रेट बैंड इज जीरो इट विल बी जीरो फॉर एवर। ठीक है बेटा, तो मैंने अब कोई बैक वैक नहीं किया, 7 साल की कहानी नहीं करी, बस खत्म कर दिया इनको। ठीक है, पेपर रिलीफ नहीं मिलेगी, रेट 40% लगाते हैं और आईएसटी पेबल आ जाएगा हमारे पास। तो ये आपका आईएसटी पेबल आ गया। लाइफ में कोई टैक्स नहीं पे किया था इस पे, तो दैट्स द एंड ऑफ द एडिशनल टैक्स कैलकुलेशन। जी बेटा समझ आया? जी बेटा समझ आया या नहीं आया बता दें, अगर कोई कोई सवाल ऐसा आपको जो समझ नहीं आ रहा हो या कोई ऐसी ट्रीटमेंट जो आपको समझ नहीं आ रही हो तो यू कैन आस्क। जी बेटा आगे चल सकते हैं, बेटा आगे चल सकते हैं। ओके, नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है एडिशनल डेट टैक्स। ठीक है, तो मैं अब एडिंग डालता हूँ, एडिश सॉरी स्टेट टैक्स, स्टेट
डेथ टैक्स, या डेथ स्टेट भी कहते हैं, डेथ स्टेट कह लो, डेथ स्टेट। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं। आफ्टर दैट ही लेफ्ट फॉलोइंग थिंग्स टू हिज रिलेटिव, गाड़ी छोड़ के गया है 1,25,000 की, आप प्रॉपर्टी हाउस छोड़ के गया, गिव टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये दादा हाईलाइट कर देना बेटा, बच्चों को दिया है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि इसकी वजह से एडिशनल रेजिडेंसी निलेट बैंड मिलेगा। ठीक है, आ, ये रेजिडेंशियल हाउस था। फिर आपके पास प्रॉपर्टी है, कौन सी, फार्म हाउस वाली। ठीक है, कितनी, 80,000। ठीक है, उसमें आपने इंडोमेंट मॉर्गेज, सर आपने कहा था लेस नहीं कराना, तो आप क्यों लिख रहे हो? मैंने आपको ये भी कहा था 0 लिखने के मार्क्स हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फार्म हाउस इन ओवरसीज, 65,000। मॉर्गेज है इसमें, आउटस्टैंडिंग मॉर्गेज, अदर देन endowment mortgage, all the mortgages are allowed to less। सर एडिशनल डेट टैक्स के लिए कौन सी डेट से 7 years बैक जाते हैं, मतलब गिफ्ट की डेट से, गिफ्ट गिफ्ट की डेट से, गिफ्ट की डेट से। अच्छा जी, आगे अकाउंट्स रिसीवेबल, क्यों लिखा 0, किसी को पता है क्यों लिखा 0? तो बताएगा। सर 12,000 लिखा हुआ है, सर आपने 0 क्यों लिखा हुआ है? जी, कोई बताएगा? राखी, सरतक, शिवानी, सुनील, अलिशबा, आईपैड, बताएगा कोई? जी बताएं बेटा, अकाउंट्स है ना, नोट्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल नहीं, इसलिए मैंने 0 लिखा। ठीक है बेटा, ऐड करा लो। तो ये तुम्हारे पास आ गई टोटल डेथ स्टेट, तुम्हारी टोटल स्टेट ये है। अब तुम इसमें से लेस करा दोगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल्स 15,000, इनकम टैक्स एंड सीजीटी, ये भी आपकी लीगल लाइबिलिटी होती है एचएमआरसी की तरफ, तो वो तो पहले ही उस पर हाथ साफ करेगी। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल वर्बली एग्रीड 0। ठीक है, अच्छा इसमें एक फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी होते हैं, अभी सवाल में गिवन नहीं है, अगर होते तो मैं लेस करा देता, गिवन नहीं है, मैं बस फॉर्मेट को कंप्लीट करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा आखिर में लिखा हुआ है ही लेफ्ट कार फॉर हर वाइफ, जो गाड़ी थी, जो गाड़ी थी वो वाइफ को दे दी। ठीक है, तो ये भी देखते हैं क्या करना होता है। जी बेटा, अच्छा 8 लाख लिख दिया, सॉरी। ओके, अब आपने यहाँ पर लेस करा दिया। ठीक है, तो ये आपके पास एक अमाउंट आ गई, सही है। अच्छा इसमें से आप लेस करते हो एग्जेम्प्ट लेगेसी, सही। एग्जेम्प्ट लेगेसी मतलब ये होता है कि अगर आपने स्पाउस को कोई गिफ्ट दिया है, या पॉलिटिकल पार्टी को कोई गिफ्ट दिया है, या डोनेशन किया है, तीनों में से कोई भी चीज दी है तो वो लेस हो जाएगी। इसने बोला है ही लेफ्ट कार फॉर हर वाइफ, तो कार 1,25,000 की थी, तो वो तुमने लेस करा दी। ठीक है बेटा,
तो तुम्हारे पास टोटल ग्रॉस चार्जेबल डेट स्टेट आ गया। ठीक है बेटा, यहां तक कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल या कोई मसला तो बात कर ले, वरना आगे चलेंगे। यहां तक कोई भी सवाल कोई मसला है तो बात करें, वरना आगे चलते हैं। ओके। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे गौर से सुनना, क्योंकि इसमें सब सब चीजें मैंने डालने की कोशिश की है। आखिरी लाइन में एक ट्विस्ट है। हिज वाइफ डाइड इन 2012, ही यूज्ड ओनली 1,80,000 NRV एट द टाइम ऑफ डेथ 11/12 NRV 3,12,000। मिस्टर ए इलेक्टेड टू ट्रांसफर NRV हिज वाइफ। ठीक है। अच्छा, अब ए ट्रांसफर ऑफ NRV का एक रूल है। ट्रांसफर ऑफ NRV का एक रूल है, जरा गौर से सुन लेना वो क्या रूल है। फॉर्मेट है बेसिकली, पहले लिखोगे जो जो सर्वाइविंग पार्टनर था। ठीक है, जैसे लेट सपोज तुमने लिखा हस्बैंड NRV, जो सेकंड सर्वाइविंग था। ठीक है, 3,25,000। अब तुम्हें इसमें ऐड करनी वाइफ की NRV, जो कि कौन सी होगी? अनयूज्ड। अनयूज्ड का सीन ये होता है, हमेशा 3,25,000 से मल्टीप्लाई करते हो एक परसेंटेज से। वो परसेंटेज नॉर्मली गिवन होती है एग्जाम में, नॉर्मली गिवन होती है एग्जाम में, बट एक आध MCQs में मैं जब किट करवा रहा था तो मैंने देखा गिवन नहीं थी। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? गौर से सुनना। तुम्हारी जो वाइफ की NRV थी वो थी 3,25,000, 3,12,000, जिसमें से वो 1,80,000 यूज कर चुकी है। ठीक है, तो इससे इसकी आ जाएगी अनयूज्ड, और डिवाइड कर दोगे 3,12,000 से जो उस साल की थी। ठीक है, क्लियर हुई बात बेटा? क्लियर हुई? क्लियर हुई? तो ये 42% बना। बेटा समझ आया या नहीं आया? नॉर्मल देखो, ये सारी चीजें फिक्स्ड रहती हैं। ये भी 3,25,000 फिक्स्ड है, ये भी 3,25,000 फिक्स्ड है। ठीक है, ये परसेंटेज अक्सर सवाल में गिवन होती है, बट अभी मैंने इसको ट्विस्ट किया, सवाल में गिवन नहीं थी तो कैसे कैलकुलेट किया? फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं, ताकि जब आप इसको कभी देख रहे हो तो आपको ये समझ आ जाए किस तरीके से आया। तो 3,25,000 इंटू 42%। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, 4,16,000 साल 4,61,500। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसमें से अब तुम लेस कर दोगे, इसमें से तुम लेस कर दोगे लाइफ यूज्ड NRV। देखो, तुम यहां से 7 साल पीछे जाओगे, स्टेट से, डेट स्टेट वाली डेट से। कब मरा ये बंदा? मरा कब है? 1/12/2013। यहाँ अब क्योंकि मैं डेट स्टेट की नहीं कैलकुलेशन कर रहा हूं, अब यहां से 7 साल पीछे जाऊंगा। 7 साल पीछे गया तो एक गिफ्ट मिला जिसके लिए मैंने NRV यूज करी थी, ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट 5,17,000 की। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी मेरी NRV जीरो हो जाएगी, क्योंकि 5,17,000 और 7 साल पीछे जाने का फायदा ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो अवेलेबल NRV अगेन मेरी जीरो हो गई। देखो, ट्रांसफर होने के बाद भी मेरी NRV जीरो हो गई, तो यहां मैं लिख दूंगा NRV की वर्किंग करी है। कुछ बच भी सकता था, एग्जाम में डेफिनेटली बचेगा, क्योंकि मैंने सवाल इतना बड़ा बना दिया, कुछ बच नहीं रहा। अच्छा, क्या तुम्हें एडिशनल रेजिडेंसी निल रेट बैंड मिलेगा? देखते हैं कितना मिलेगा जी। कितना मिलेगा? 150 मिलेगा, क्योंकि 175 होता है मैक्सिमम, आप ये क्लेम करा सकते हो। क्लियर हो गई बात? क्लियर हुई बात बेटा? आपने ये लेस करा दिया, आपके पास 92,000 अमाउंट बटी, इसको बोलते हो टोटल नेट डेट स्टेट। इस पर तुम एक रेट लगाओगे, दैट इज 40%, और तुम्हारे पास ये भी IST पेबल आ गया। जी बेटा, बात समझ आई? बेटा बात समझ आई या नहीं आई? बात समझ आई?
जी अवाम, कोई सवाल है तो पूछे, सब बताएं। अच्छा, एक और अहम बात, कभी कभी लोग 2 शादियां भी करते हैं, 3 शादियां भी करते हैं, ठीक है। तो सर ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन करके हम एनआरबी ट्रांसफर कर सकें। अच्छा, ये लेट सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाँ एग्जाम्पल, ये ऐसे फॉर्मेट हुआ, पहली बीवी मरी तो उसकी एनआरबी इतनी ली, दूसरी बीवी मरी, लेट सपोज उसकी एनआरबी हमने 2 लाख ले ली, ठीक है। ऐड करा, ये बन गया 661500। ये वाली अमाउंट जो है, ये वाली अमाउंट जो है कभी भी 6,50,000 से ज्यादा नहीं बन सकती। तो कोई 3 शादियां कर रहे हैं एनआरबी के चक्कर में, है, एनआरबी के चक्कर में मार रहा है अपनी बीवी को, पहली बीवी को मारा उसकी एनआरबी ले ली, दूसरी को मारा उसकी एनआरबी ले ली, तीसरी को मारा एनआरबी ले ली। उन्होंने बोला रिस्ट्रिक्ट कर दो, 650 से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर हो गई वाली बात, कोई सवाल? सो दिस इज द एंड ऑफ द आईएसटी, जो कि मैंने ओवरऑल आपको कंप्लीट करा दिया, जो कि मैंने ओवरऑल आपको कंप्लीट करा दिया। कोई सवाल है तो पूछ ले। आगे चल सकते हैं, आईएसटी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके सर, एडिशनल 1.5 लाख, हाँ तो क्या करूं 1.5 लाख का? वही वही तो लिखा है सुनील, 1.5 लाख ही तो लिखा है। क्योंकि घर की वैल्यू 1.5 लाख थी ना, वैसे तो है 1,75, मगर घर की वैल्यू 1.5 लाख है, तो रिस्ट्रिक्ट करूंगा अपने आप को। और कोई सवाल है तो पूछे बेटा। अच्छा बेटा, आज का आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड कैपिटल अलाउंस। क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया था, तो अब नेक्स्ट सैटरडे भी इसकी एक वर्कशॉप का या वेबिनार डे 3 होगा, क्योंकि मैं सैटरडे संडे ही फ्री होता हूँ। तो अब हमने 2-2 चैप्टर्स डिवाइड किए थे। नेक्स्ट सैटरडे हम कैपिटल गेन टैक्स करेंगे, फिर हम लोग वैट करेंगे, एंड देन हम संडे को करेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स। अलिशबा, आपने पेंशन सीखना था, मैंने आपसे कहा था कि आप वीडियो ले लेना, बट आपने मैसेज नहीं करा तो मैं दे नहीं पाया आपको वीडियो, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम के मेरे पास ज्यादा सवालात नहीं है, कम ही सवाल है, 4 सवाल है। अच्छा, आप लोग खुद ट्राई करोगे या मैं ट्राई करूं? ये आपकी अपनी विश पर है, आप लोग करोगे ट्राई या मैं करूं? चलो खुद करो, सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, सब लोग खुद करें ताकि आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो, वरना मेरी प्रैक्टिस हो रही है। मुझे बहुत अच्छा आ गया टेक्स्ट पढ़ाना इन वेबिनार्स के चक्करों में। 15 मिनट है आपके पास ये सवाल करने के लिए। सर पेंशन का बस एक, राखी कल बेटा हमने किए थे बेसिक इनकम टैक्स कैलकुलेशन और पूरी एम्प्लॉयमेंट इनकम। सर पेंशन का बस एक CRQ, दैट इज 103, लास्ट रिक्वायरमेंट इशू है, रेस्ट आई क्लियर। बेटा ये मुझसे वीडियो ले लेना फिर 103।
आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं करूं? सर कर रहे हैं। राखी, आदित्य, आईपैड, अलिशबा, सरतक, शिवांगी, सुनील, कर रहे हैं आप लोग ट्राई? ओके, ठीक है। लास्ट वाला ही क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ ट्राई, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों ने थोड़ा बहुत कर लिया होगा सॉल्व, तो आप अपना देखते रहिएगा आंसर सही जा रहा है या गलत जा रहा है, ठीक है। मैं कमेंट्री नहीं कर रहा, अगर आपका कोई आंसर गलत जा रहा हो तो आप मुझे पर्टिकुलर चीज पूछ सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे हम, 30,200। फिर हम कुछ हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट्स की, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं ताकि हमारे पास टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाए। अच्छा, सबसे पहली एडजस्टमेंट जिसका नाम हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डिसअलाउड एक्सपेंस है तो आपको ऐड बैक करना है, ठीक है बेटा। अच्छा, यस फिर सर। आपके पास है लाइट एंड हीट, इसके लिए इसने नोट 1 की आपको हिंट दी हुई है, तो तुम्हें नोट 1 पढ़ना पड़ेगा। विलियम एंड हिज वाइफ लिव इन अ फ्लैट दैट इज सिचुएटेड अबव द क्लोथिंग शॉप of the expenditure included in the statement of profit and loss for light and heat 40% relates to flat। अच्छा, एक एक्सपेंस जो आपने लेस करा दिया है 1525 का, इसमें 40% जो है उसका पर्सनल एक्सपेंस है, ये पीएनएल है। आपने 100% लेस करा दिया एज अ बिजनेस एक्सपेंस समझ के, जबकि 40% जो था प्राइवेट था। सर ये ऐड बैक हो जाएगा। ये सुना, ठीक है। कार एक्सपेंस, ठीक है, कार एक्सपेंस, इसके लिए नोट 2 कहता है during the year ended 31st March 2024, William drove a total of 12,000 miles, of which 9,000 were for private journey। Again, आपने क्या करा, आपका 9,000 जो था वो प्राइवेट था, टोटल 12 में से आपने पूरे 12 का 12,000 लेस करा दिया। इसका मतलब 75% आपका अपना था, 75% आपका अपना था, ठीक है। तो आपको अपने वाला एक्सपेंस जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो आपको ऐड बैक करा। रिपेयर्स, रिपेयर में वो कहता है repair and renewal note 3, the figure 5660 for repair and renewal includes 2,200 for decorating the clothing shop during May 2023 and 105 for the decorating the private flat। Again, प्राइवेट वाले को तो अच्छा, अब तुम्हें क्या करना है, तुम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। डेकोरेटिंग शॉप तुम्हें यूं दिखाना है 0, और डेकोरेटिंग फ्लैट तुम्हें ऐड बैक कराना है। देखो ये इसके नंबर है,
ये तो मैं टीचर्स बताते नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं बताते, दे नीड टू टेल यू कि इस तरीके से करना है, ठीक है। रेंट एंड नो रेट्स, रेंट एंड रेट रेंट एंड रेट्स, इसके लिए वो कह रहा है नोट वन वही 40% जो है वो आपका पर्सनल है। ठीक है, तो आपने ऐड बैक कर दिया। प्रोफेशनल फीस चेक करते हैं, प्रोफेशनल फीस के लिए क्या है, प्रोफेशनल फीस 2300 चेक करते हैं। ओके, आई गेस मैंने पूरा सवाल क्रॉप जिस बच्चे को बोला था करने को उसने किया नहीं। 1 मिनट रुक जाए, मैं पूरा सवाल क्रॉप कर दूं। 293, आप लोग अभी तक यहाँ तक भी नहीं पहुंचे, सर कार तक पहुंच गए थे। स्लो चल रहे हैं भाई हम लोग। मैं क्रॉप करके लगा रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट। सर क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देंगे आप? इतना प्यारा बच्चा है, इतना अच्छा बच्चा है, उसने मुझे काम करके दिया और एक भी वर्कशॉप में नहीं आया। कितना अच्छा बच्चा है, ऐसे बच्चे में बहुत अच्छे लगते, काम कर देते हैं और पढ़ाई के वक्त नहीं आते, अच्छे बच्चे हैं बहुत। प्रोफेशनल फीस, अकाउंटेंसी फीस अलाउड है, लीगल फीस इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ द शॉप ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो डिसअलाउड है। डेटा कलेक्शन, डेट कलेक्शन 400, ठीक है। अभी आप लोग मुझसे पीछे हैं या मुझसे आगे हैं, क्या सीन है, ताकि मैं उसी स्पीड से चलूं। सर रिपेयर्स पे थे। कर लिया, अच्छा चलो अब मैं कर लेता हूँ। अच्छा जी, वो क्या कहता है, अकाउंटेंसी फीस आगे कहता है इंक्लूडेड इन द फिगर फॉर अकाउंटेंसी फीस 250 इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। अच्छा, अकाउंटेंसी फीस जो है वो आपकी डिसअलाउड है। अकाउंटेंसी फीस क्यों सर, क्योंकि वो कैपिटल गेन टैक्स से रखती है, उसका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं, ऐड बैक। अच्छा, वो एक और वो जो था शॉप के लिए क्या किया था उसने, लीगल फीस फॉर शॉप, वो आपका डिसअलाउड है। लीगल फीस क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दैट इज 1200। अच्छा, और डेप्ट कलेक्शन वाले जो लीगल फीस है, डेप्ट कलेक्टर को आपने बोला था कि भाई ये मेरे पैसे रिकवर कर दो, तो ये अलाउड है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी अलाउड एरिया में इस तरीके से देखो बेटा आपको कैलकुलेट करके दिखानी। क्लियर हो गई बात, हेडिंग डालोगे आप इस तरीके से, प्रोफेशनल फीस। क्लियर हो गई बात। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। The figure of 2990 for the operating expenses includes 640 for the gift to customer of food hampers। अच्छा, गिफ्ट कस्टमर्स, फूड वाले आपके हमेशा डिसअलाउड होते हैं, ठीक है, फूड टाइप से आपके डिसअलाउड होते हैं। 640 आपने ऐड बैक करा दिया। 640 for gift to customer for food hamper costing 40 each, 320 for gift to customer for pen carrying and advertisement for the clothing shop। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट करवाइए, पेन वगैरह इसने दिए हैं, ठीक है, तो ये अलाउड होता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए आपने दिया है, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो आपने गिफ्ट दिए हैं वो अलाउड है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस एक्सपेंस होता है ये। आगे वो बोल रहा है 1.60 ईच, ठीक है, क्योंकि एक ईच इतने का। 100 फॉर डोनेशन टू अ नेशनल चैरिटी, नेशनल चैरिटी अलाउड आपकी जो होती है वो नहीं होती, नेशनल चैरिटी आपकी अलाउड नहीं होती, लोकल चैरिटी अलाउड होती है, तो एड बैक करा दोगे, ठीक है। 40 फॉर अ डोनेशन टू अ लोकल चैरिटी, तो लोकल लोकल चैरिटी जो है वो आपकी अलाउड है, ठीक है बेटा। लोकल चैरिटी जो आपकी वो अलाउड है, तो आपने 0 लिख के दिखाना है, ठीक है बेटा। अच्छा, द प्रोग्राम कैरिड अ फीस एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लोथिंग शॉप, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है गुड्स फॉर ओन यूज। गुड्स फॉर ओन यूज मतलब ड्राइंग है, गुड्स फॉर ओन यूज, इसका रूल सुन लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 विलियम टू क्लोज आउट ऑफ द शॉप फॉर, सर वेजेस हो गया सर,
सॉरी वेजेस रह गया, मैं कर देता हूँ। थैंक यू आदित्य, वेजेस कर देता हूँ। Goods for own use during the year ended 31st March 2024. William took clothes out of the shop for his personal use without paying for them. The cost of these clothes were 460 and they had a selling price of 650. He has not made any adjustment. अगर एडजस्टमेंट नहीं हुई तो तुम्हें सेलिंग प्राइस ऐड करना होता है। अगर एडजस्टमेंट हो जाती, लिखा होता है एडजस्टमेंट हो गई अकाउंट में, तो तुम सिर्फ प्रॉफिट ऐड बैक कराते। रिपीट, अगर एडजस्टमेंट नहीं हुई है तो सेलिंग प्राइस ऐड बैक कराना, अगर एडजस्टमेंट हो गई है तो प्रॉफिट निकाल के ऐड बैक करवा देना। ठीक है बेटा। अब हम वेजेस वाला पार्ट देख लेते हैं। वेजेस, अच्छा, the figure 83825 for wages and salary include the annual salary of 15,500 paid to William wife. She worked in a clothing shop as a sales assistant. The other sales assistant doing the same job are paid annual salary of 11,000. Extra salary जो भी आप अपने relative को pay करते हो वो disallowed होती है। ठीक है, तो 4,500 add back. Plant and machinery means capital allowance. कैपिटल अलाउंस आपका है, द कैपिटल अलाउंस अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024 आर, ये स्ट्रेट दिया हुआ है कैपिटल अलाउंस, तो खुद कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, तुमने सम अप करा दिया और तुम्हारे पास 5,800 एड, तुम्हारे पास 36,000 का टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आया है। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आ गया तुम्हारे पास। क्लियर हो गई बात बेटा? कोई सवाल? किस किस का सही हुआ है? जी, किस किस का सही हुआ है? सर आप वेजेस ऐड कर दें। वेजेस ऐड क्यों कर रहा हूँ? ऐड ही तो करी है बेटा। देखो, 15,000 उसने अपनी 15,500 अपनी वाइफ को दिए, 11,000 नॉर्मल सैलरी थी, तो उसने ज्यादा जो लेस करा दी है, मैं सिर्फ वही लेस ऐड बैक कराऊंगा ना। समझ आई बेटा बात? जी अलीशा, अलिशबा। अकाउंटेंसी फीस बेटा, अकाउंटेंसी फीस कैपिटल गेन टैक्स से ताल्लुक रखती थी सर। पर पर्सन गिफ्ट कितनी अमाउंट अलाउड है? 50। 50। सही है बेटा, सवाल समझ आया? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, नो कोई इशू, सर। कोई एतराज? ओके, आखिरी सवाल करेंगे आज का कैपिटल गेन टैक्स का, ताकि इसकी भी रिवीजन हो जाए। चले, खुद करेंगे या मैं पहले सब रूल्स बता दूं, उसके बाद ये सवाल सॉल्व करें? क्या सर करना है? सीजीटी तो आप नेक्स्ट वीक कराने वाले थे। रूल्स बता दूं, चलो। देखो बेटा, डेप्रिसिएशन की जगह तुम्हें कैपिटल अलाउंस मिलता है, तो मैं अब लिखता भी रहता हूं ताकि तुम अपने नोट्स बना लो। इन प्लेस ऑफ डेप्रिसिएशन, capital allowance is given. Depreciation is disallowed expense, capital allowance is allowed expense। ठीक है बेटा, तीन बातें हो गई। कैपिटल अलाउंस हैज नो लिंक विथ टैक्स ईयर, कैपिटल अलाउंस हैज अ लिंक विथ अकाउंटिंग ईयर। बेटा कोई बोल ही नहीं रहा तो वॉइस भी नहीं आएगी शायद। आप बोले बोले, कोई बोले,
कोई बोलेगा तो आवाज हेलो आएगी। सर, हेलो। जी 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 राखी, जी राखी बोले। वो सर शायद आपको आवाज नहीं जा रही थी, हमने 2-3 बार बीच में बोला था इसलिए अच्छा मैसेज किया अच्छा, था। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर आप सीजीटी तो नेक्स्ट वीक कराने वाले थे। मतलब आज की क्लास में? आपने बोला था ना सैटरडे को कराएंगे। हाँ, क्योंकि अभी आधा घंटा हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए थे ना। करा दूंगा राखी, टेंशन नहीं लो, कराऊंगा, पक्का कराऊंगा। तुम ठीक है। सीजीटी के लिए आए हो? नो नो सर, मैं ये भी कर लूंगी, मैं बस पूछ रही थी। नहीं नहीं, कराऊं, मैं कराऊंगा सारे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, जी और किसी को कोई सवाल पूछना है? चले, अच्छा, कैपिटल अलाउंस का ताल्लुक अकाउंटिंग ईयर से होता है। लेट्स सपोज इफ accounting year is less than 12 months, so you need to calculate capital allowance for less than 12 months। अगर लेट सपोज तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर 8 महीने का है, तो तुम्हें कैपिटल अलाउंस भी 8 महीने का कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। कैपिटल अलाउंस की एक कैटेगरी है एनुअल इन्वेस्टमेंट अलाउंस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में AI है। ठीक है, ये इसी के अंदर एक अम्ब्रेला है। अच्छा, इसकी जो एनुअल लिमिट है, एनुअल लिमिट ऑफ AIA इज 10 लाख। 6,000? क्या 6,000 आंसर? देख लेते हैं। ठीक है, एनुअल लिमिट है, इसकी 10 लाख है। ठीक है बेटा, अच्छा। AIA लिमिट will be reduced if accounting period is less than 12 months। अगर लेट सपोज 8 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड है, तो AIA की लिमिट 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 8/12 करनी पड़ेगी। ठीक है, इट इज गिवन टू न्यूली बॉट एसेट्स नॉट फॉर कार्स। नए एसेट्स को मिलती हैं, कार को नहीं मिलती। ठीक है, इट इज नॉट गिवन टू दैट एसेट which is purchase and sale in the same year। अगर एक एसेट तुमने उसी साल खरीदा, उसी साल बेचा है, तो उस पे AIA नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इट इज नॉट गिवन इन दैट ईयर विच इज द लास्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। लेट सपोज अगर तुम बिजनेस बंद कर रहे हो और तुमने उसी साल कोई एक एसेट खरीदा, तो उस पर भी AIA नहीं मिलेगा। ठीक है, capital allowance is not given to goodwill, intangible assets and building। Building is given structural building allowance। ठीक है, कैपिटल अलाउंस गुडविल, इंटेंजिबल और बिल्डिंग को नहीं मिलता। बिल्डिंग को, सिर्फ बिल्डिंग को स्ट्रक्चरल SBA मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कैपिटल अलाउंस के कुछ पूल्स होते हैं, एक होता है मेन पूल, एक होता है स्पेशल पूल, एक होता है शॉर्ट लाइफ एसेट पूल, और एक होता है प्राइवेट एसेट। प्राइवेट पूल, ठीक है। अच्छा, सबके पहले रेट्स देख लेते हैं। इसका रेट है 18%, इसका रेट है 6%, इसका रेट है 18%। इसका रेट डिपेंड करता है, 6% भी हो सकता है और 18% भी हो सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? अच्छा, कौन कौन से एसेट्स आ सकते हैं इसमें? वो एसेट जिसकी लाइफ
less than equal to more than equal to 25 years old. कुछ गलत लिख रहा हूँ? एक सेकंड, जस्ट मी रिकॉल. लेस देन है, माय बैड. लेस देन और इक्वल टू 25 years old, और इसमें वो एसेट्स जिनकी लाइफ मोर देन 25 years old. ठीक है, ओके. इसमें वो एसेट डालना जो तुमने बेचने के गरज से रखा हो, विच यू वॉन्ट टू सेल अर्ली. तो जो तुम जल्द से जल्द बेचना चाहते हो, ठीक है, ताकि तुम्हारे पास बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज आए. इसमें वही एसेट आएगा जो एम्प्लॉयर से रिलेटेड होगा, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, कार्स. कौन कौन सी कार्स किस किस जगह आती हैं? वो गाड़ी जिसका CO2 इमिशन 0 से 50 के दरमियान है, वो कार्स यहाँ पर आएंगी. जिनका CO2 इमिशन 51 और मोर ग्राम पर किलोमीटर है, वो गाड़ियां यहाँ पर आएंगी. ठीक है. अब अगेन यहाँ पे 16 और 6 और 18 का कॉन्सेप्ट क्या था? अगर गाड़ी का CO2 इमिशन 0 और 50 के दरमियान है तो इस पूल का रेट 18% हो जाएगा. अगर 51 से या 51 से ज्यादा है तो 6% हो जाएगा. ठीक है बेटा. अच्छा, और इसमें स्पेशल पूल में और कौन से एसेट्स आते हैं? इंट्रीगल पार्ट. सही है. इंट्रीगल पार्ट मींस वो एसेट्स जो अटैच्ड हो बिल्डिंग से. इंट्रीगल पार्ट्स, लेट सपोज AC, लिफ्ट, बिल्डिंग में लगी लिफ्ट, वेंटिलेशन सिस्टम, हीटिंग सिस्टम एंड कूलिंग सिस्टम. ये सारे जो होते हैं ये बिल्डिंग के साथ अटैच्ड होते हैं. ठीक है बेटा. एक सवाल किट में था, उसने सिर्फ आपसे ये पूछा था कौन कौन से एसिड मेन पूल में आएंगे, कौन कौन से एसिड स्पेशल पूल में आएंगे, बस कैटेगराइज कर दो, दैट्स इट. ठीक है. क्लियर हो गई बात? कुछ और नोट सुन लो. कभी भी इस पूल और इस पूल में बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज नहीं आता. नो बैलेंसिंग अलाउंस एंड बैलेंसिंग चार्ज arises in main pool until or unless business is shut down. कभी भी बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज नहीं आता until और unless बिजनेस बंद ना हो रहा हो. ठीक है. क्लियर हो गई बात? तो सर ये बैलेंसिंग अलाउंस बैलेंसिंग चार्ज होता है क्या? आप गौर से सुनना. सेल्स प्रोसीड्स जो होती हैं वो तुम लेते हो लोअर ऑफ. सेल्स प्रोसीड्स तुम लेते हो लोअर ऑफ क्या? DP, डिस्पोजल प्रोसीड्स, या और कॉस्ट. इन दोनों का लोअर ऑफ तुम्हारी सेल्स प्रोसीड्स बनती है. उसमें से तुम लेस करते हो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू. ठीक है. अब गौर से सुनना जो मैं बात बता रहा हूं, गौर से सुनना. एक एसेट था जो कि मैंने लिया था, मैंने जो एसेट था वो मैंने लिया था 500 रुपए का. ठीक है. उसकी कॉस्ट कितनी थी? 500. ठीक है. वो बेचा मैंने 300 का. ठीक है. बेचा मैंने 300, उसकी DP कितनी आई? 300. तो लोअर ऑफ क्या बना? 300. सही है. बुक्स में मेरी वैल्यू, अकाउंटिंग बुक्स में मेरी वैल्यू उसकी थी 150. सही है. अकाउंटिंग बुक्स में मेरी वैल्यू थी 150. तो 300, 150 वाली चीज 300 की बिकी तो 150 आ गया आपका बैलेंसिंग चार्ज. गेन हो रहा है ना बैलेंसिंग चार्ज. बैलेंसिंग चार्ज जो होता है, लिख लो, बैलेंसिंग चार्ज is less from capital allowance, total from
टोटल कैपिटल अलाउंस, टोटल कैपिटल अलाउंस में से बैलेंसिंग चार्ज जो होता है लेस होता है, जबकि बैलेंसिंग अलाउंस इज एट इन टोटल कैपिटल अलाउंस। क्योंकि देखो ये गेन है, ये गेन है, ठीक है, एक तरीके से गेन हो रहा है। गेन की नेचर होती है पॉजिटिव और कैपिटल अलाउंस की नेचर होती है नेगेटिव, तो जब दोनों मर्ज होंगे तो नेट ऑफ होगी। जबकि बैलेंसिंग अलाउंस एक लॉस है। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने चीज बेची 800 की, ठीक है, लोअर ऑफ क्या हुई मेरी कॉस्ट, और मेरी बुक्स में उसकी वैल्यू थी 900 की, तो मुझे एक तरीके से लॉस हो रहा है। बैलेंसिंग अलाउंस नेगेटिव, तो अलाउंस और कैपिटल अलाउंस की नेचर सेम होगी तो ऐड हो जाएंगे दोनों। ये बात समझ आ गई? तो सर बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज किन कॉलम्स में आता है? इसमें आता है बैलेंसिंग अलाउंस और बैलेंसिंग चार्ज, इन दोनों कॉलम्स में इजीली अवेलेबल होता है जब भी बिकोगे, क्योंकि एक ही एसेट होता है। बेटा बात समझ आ गई? बेटा बात समझ आ गई? सारे रूल्स मैंने आपको कैपिटल अलाउंस के बता दिए। सर अगर अब मेरा आपसे सवाल है, एक गाड़ी है एम्प्लॉयर की है और एम्प्लॉयर उसको प्राइवेट यूज करता है 40%, बताओ कौन से पूल में जाएगी? इन चारों में से कौन से पूल में जाएगी? इन चारों में से कौन से पूल में जाएगी? सर जी, कैन यू प्लीज रिपीट? एक गाड़ी है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दी है, एम्प्लॉई को, नौकर को दी गई है, नौकर को, और नौकर 40% यूज करता है उसको अपने घर के कामों में। तो मुझे बताओ इन चारों पूल में से कौन से पूल में आएगी? सर प्राइवेट। राखी बोल रही है प्राइवेट, आदित्य बोल रहा है प्राइवेट, और कोई कुछ बोल रहा है? सत्तक, शिवानी, सुनील, अलिशबा, प्राइवेट। जी, और कोई? जी प्राइवेट, नौकर को गाड़ी दी है प्राइवेट। चलो चलो भाई, अब आपको प्राइवेटली मुझसे पढ़ लें। 30 डेज का क्रैश कोर्स है। आ, उसमें सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल में दोबारा पढ़ाए हैं भाई। आपका पहला सवाल ये होना चाहिए था, सर उसका CO2 मिशन क्या है? अलिशबा आपने जवाब इन लोगों से बहुत बेहतर दिया है। अबे भाई मैंने यहाँ लिखा हुआ था ना एम्प्लॉयर, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ नौकर को दी है, तो प्राइवेट में नहीं आ सकती भाई, वो प्राइवेट में नहीं आ सकती, ठीक है? क्लियर है? वो या तो मेन पूल में आएगी या तो स्पेशल रेट पूल में आएगी, डिपेंड करता है उसका CO2 मिशन क्या है। एम्प्लॉई को दी है गाड़ी, एम्प्लॉई को गाड़ी दी है। आपका दूसरा सवाल होना चाहिए, सर एम्प्लॉई को गाड़ी दी, आप मुझे CO2 मिशन बता दो ताकि मैं फिर बताऊंगा स्पेशल में आएगा या मेन में आएगा, प्राइवेट में तो आ ही नहीं सकता। ये गलतियां करते हो आप पेपर में, ये गलतियां करते हो आप पेपर में। जी जी, अपनी गलतियां समझ आ गई आपको पेपर वाली? जी सर। तो प्लीज ऐसी गलतियां ना करें, ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में बताया हुआ है, ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में बताया हुआ है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जी, ये आप सवाल करें प्लीज, अब कर ले, मैंने सारे रूल्स बता दिए। अच्छा, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग अलाउंस का बता देता हूँ, ये बताना भूल गया था। SBA, ये बहुत छोटी सी चीज है। SBA ये भाई 3% मिलता है, सही है, 3% मिलता है, इसका रेट 3% है, ठीक है? अच्छा, और ये कब मिलना स्टार्ट होता है? लेट सपोज मैंने बिल्डिंग, सर रूल फुल स्लाइड दिखा, अच्छा दिखाता हूँ, पहले ये लिख दूं। SBA ये कब मिलना शुरू होता है? लेट सपोज तुमने एक बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करी, बिल्डिंग तुमने खरीदी 5 लाख रुपए की, ठीक है, सही है। अब तुमने उस बिल्डिंग पे कुछ एक्सटेंशन वगैरह करवा रही हो, ठीक है, तुम एक्सटेंशन वगैरह करा रही हो, जो भी करा रही हो, ठीक है, तुमने एक्सटेंशन कराने में तुम्हें 2 साल लग गए और वो 2 साल बाद ही यूजेबल कंडीशन में आएगी। तो जो 2 साल बाद की डेट होगी वहां उस मंथ से तुम अकाउंटिंग ईयर तक, लेट सपोज तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर 2023 में खत्म होता है, एग्जाम्पल है, तुम्हें ये बिल्डिंग मिल रही है यूज करने के लिए 1 जुलाई 2023 को, काम पहले ही से ही चल रहा था, तो तुम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने का स्ट्रक्चर बिल्डिंग लेकर आओगे, ठीक है, 6 महीने का तुम स्ट्रक्चर बिल्डिंग लेकर आओगे।
ये आपके रूल्स पूरे स्क्रीन पे मैंने लिख दिए हैं, आप कॉपी कर सकते हैं। ये सवाल करें अब आप लोग प्लीज। जी आप लोग सवाल ट्राई करें प्लीज, और इसका आंसर जितनी जल्दी हो सके मुझे बताइए। जी सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर। जी बेटा शिवानी, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सीजीटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स। सर वो आप एक बार करा दो, हो गया। हो गया? आंसर क्या है? आंसर बताओ, जिसने कर लिया है वो आंसर बताए। सर डाउट भी है बीच में, इसलिए मैं रुक गई हूँ। बेटा पूरा सवाल करना चाहिए ना, ताकि इससे ये होता है कि मार्क्स तो मिलेंगे ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अलिशबा 6,000 नहीं है आंसर बेटा, 6,000 नहीं है आंसर। चलो पढ़ते हैं। Alicia runs a manufacturing business and prepares accounts to 31st December each year. During the year ended 31st December 2024, Alicia incurred the following expenditure. First, my अच्छा मैं पहले दो पूल बना लूं, क्योंकि दो पूल बहुत नॉर्मली बनते हैं, ठीक है। स्पेशल रेट पूल, ठीक है। बोलता है स्पेंड 10,20,000 ऑन अ न्यू एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर द फैक्ट्री विच इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 30 years, ठीक है। तो ये स्पेशल पूल का आइटम है। तो इसको क्या करोगे? वैसे भी एयर कंडीशन है ना, एयर कंडीशनिंग
स्पेलिंग चैट जीपीटी ने खराब कर दी और एक्सेल ने, ठीक है। तो ये 102, ठीक है। अच्छा, ए आई ए मैक्सिमम कितना मिलेगा? 10 लाख ही मिल सकता है, क्योंकि आपका अकाउंटिंग ईयर पूरे 12 महीने का है। तो सर वो एक्सेस कहाँ जाएगा? एक्सेस मेन पूल में चला जाएगा, वो मेन पूल का आइटम है ना। इसका मतलब है टोटल कैपिटल अलाउंस में एज अ ए आई ए तो पूरा चला जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, ये ठीक। अच्छा, आगे आगे वो कहता है, बेटा तो अलिशबा 6,000 का तो सवाल ही नहीं बनता था, ठीक है। अ, अच्छा, एसेट की परचेजिंग डेट से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। एक और यहाँ पे रूल लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपिटल कैपिटल अलाउंस इज कैलकुलेटेड on the basis of full year policy, means full depreciation in the year of purchase irrespective of the date of the purchase of the asset, no depreciation in the year of sale irrespective of the date of the sale. Full year policy, capital allowance is calculated, मेथड कौन सा होता है? मेथड कौन सा होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक सर्टेन परसेंटेज, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। सही है। अच्छा, तो हाँ, तो ये आपका ये वाली अमाउंट यहाँ पे मैंने डाल, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्या? परचेज न्यू मशीनरी। मशीन खरीदी है सर, बट अब ए आई ये तो खत्म हो गया, मशीन है तो मशीन की लाइफ जो होगी वो लेस देन 25 ईयर्स है, तो 40,000 यहाँ पर आ गया। क्लियर यस। हो गई बात? सही है। हाँ जी सर। अच्छा, आगे वो कहता है परचेज अ जीरो CO2 मिशन कार, सही है। कार जो है उसका जो मिशन है जीरो CO2 मिशन है, तो उसको फर्स्ट ईयर अलाउंस मिल जाएगा। ऐसी गाड़ी जिसका जीरो मिशन हो, CO2 मिशन जीरो, उसको फर्स्ट ईयर अलाउंस मतलब पूरा का पूरा आपको एज अ कैपिटल अलाउंस में दे दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट कहता है परचेज्ड अ न्यू कंपनी कार CO2 मिशन ऑफ 40 ग्राम पर किलोमीटर 18,000, ठीक है। ये इसने नई गाड़ी खरीदी, एक और कार, सही है। इसका कितना है? 43, तो मेन पूल में जाएगा 18,000, ठीक है। अच्छा, इन एडिशन ऑन 1 जुलाई 2024 एक्चुअली सोल्ड एन ओन मशीनरी 10,000, तो ये 10,000 की मशीनरी बिक चुकी है, सोल्ड, सही है। तो हमने क्योंकि कॉस्ट भी गिवन थी, कॉस्ट इसलिए गिवन थी लोअर ऑफ लेते हैं। अगर कॉस्ट 8,000 होती तो मैं यहाँ पे सोल्ड 8,000 लिखता, ना कि 10,000, ठीक है। एज एट 1 जनवरी 2024 द टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मेन पूल वाज 64,000। बड़े गधे होते हैं, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू नीचे देते हैं, ऊपर देना चाहिए टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू सर ये 64,000। 1 जनवरी 2024 का है। हाँ तो हाँ करेक्ट है, हमें 31 दिसंबर 2024 का ही मांग रहा है। ठीक है। ठीक है, ये पता नहीं बावले नीचे क्यों देते हैं, ऊपर देना चाहिए ना, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू ऊपर आती है पहले। खैर, चलो आगे। अब ये हो गया, सारा सॉर्ट आउट हो गया, दोनों कॉलम्स के टोटलिंग को चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गई, टोटलिंग का मसला हल हो गया। रेट, इसको लगाओगे तुम 18%, इसको लगाओगे तुम 6%, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ आ गई। ये आप लोग आंसर कैसे कैसे बता रहे हो मुझे?
टायर तो है, ऐसे खतरनाक आंसर बता रहे हैं आप लोग। ये आ गया कैपिटल अलाउंस, सॉरी ये आ रहा करना था। नेक्स्ट ईयर की रिटर्न डाउन वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो ताकि आसानी हो जाए। अगले साल की भी टैक्स रिटर्न डाउन, क्योंकि कभी कभी मैंने किट में देखा है अगले साल की टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट करता है। इसको इसमें से लेस कर दो, इसको इसमें से। ठीक है बेटा, ये नेक्स्ट ईयर की टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कैलकुलेट कर लिया करो इसको भी ना, क्योंकि मेरे ख्याल से इसके भी मार्क्स होते होंगे जो किट वाला हमेशा कराता है। हाँ जी, आंसर सही नहीं आ रहा था लोगों का तो आई सॉल्व्ड इट माई सेल्फ। आई होप ये आपको समझ आया होगा। जी बेटा, कोई सवाल? नो सर। कैपिटल गेन टैक्स नेक्स्ट सैटरडे विद वैल्यू एडेड टैक्स, देन संडे कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है। अच्छा, सिर्फ एक जिनके पास मेरा पोर्टल है उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो तो पोर्टल जब चाहे देख सके। पोर्टल पे और सारे सवालात अपडेट हो चुके हैं, सारी किट अपडेट हो चुकी है, ठीक है। फिर भी कोई मसला हो तो पूछ लेना। अच्छा, जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, मेरा एक 30 डेज क्रैश कोर्स प्लान है। वो बहुत मिनिमम कॉस्ट में, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, उसका फायदा ये है आप किट के सारे सवाल आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने डिटेल में वहां समझाए, वर्कशॉप में मैं इतनी डिटेल में नहीं समझा सकता। तो बहुत मिनिमम कॉस्ट है। इफ आई वर इन प्लेस ऑफ यू, आप क्या कर, मैं अपना ये जो 144 पाउंड है ये बचाने के लिए बहुत मिनिमम कॉस्ट बेयर कर लेता और अपने आप को एक सेफ एंड पे रख लेता। अभी आपकी मर्जी है आप क्या करें, बट नेक्स्ट सैटरडे मैं ये कराऊंगा और संडे ये कराऊंगा, तो मेरा जो वर्कशॉप का प्लान है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई और सवाल? नो सर। या किसी और स्टूडेंट को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी बेटा, कोई सवाल? आ, सरतक, शिवानगी, सुनील, अलिशबा, आदित्य, आईपैड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को अगर अल्लाह ने चाहा। और थैंक्स फॉर योर टाइम। जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज।